शादी होने के बाद कई कपल्स ये सोचते हैं कि चलो अभी बच्चे के बारे में सोचते हैं, उसको वेलकम करने के लिए उनकी फैमिली भी बहुत उत्सुक होती है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल के लोग, आजकल के कपल्स ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के बच्चे का डिसीजन ले लेते हैं। तो उनके लिए बहुत अहमियत होती है कि उस बच्चे को उसकी परवरिश अच्छे से हो, उसको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अगर कोई स्पेसिफिक करियर बनाना है तो उसके लिए भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट, सफिशिएंट फंड्स हो। तो ये उनको चिंता होती है उस बच्चे के फ्यूचर के बारे में, उसके पैदा होने से पहले भी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि पहले के ज़माने में या हम देखते हैं कि कई बार कई कई जनरेशन्स ने ये प्रॉब्लम्स फेस किए हैं कि इनडिसीजन की वजह से, उनके गलत डिसीजन की वजह से या गलत टाइमिंग पे बच्चे के पैदा होने की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, फैमिली को बहुत चिंताएं सताती है। तो ये आजकल कम होता जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही सही तरीके से लिया हुआ डिसीजन होने लगा है। सभी जो भी कपल्स हैं जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उन कपल्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपना फाइनेंशियल रोड मैप जो है उस बच्चे के लिए तैयार रखे, ताकि आगे चल के उनको कोई शिकायत, कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अभी कई बार कई कपल्स जब फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए आते हैं, फाइनेंसेस को प्लान करने के लिए आते हैं हमारे पास, तो वो ये चीज़ पूछते हैं कि यार बच्चे के लिए तो ठीक है, मतलब उनके लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन हमारा भी तो रिटायरमेंट है। नॉट जस्ट रिटायरमेंट, आज की ज़िंदगी हमारी ऐसा ना हो कि उसके लिए सेविंग्स करते करते हम जीना ही भूल जाए या हम कोई और चीज़ कर ही ना पाए। तो ऐसा अगर होने लगे तो फिर उनकी जो भी खुशी है, जो भी जॉय है, हैप्पीनेस है, वो बदल जाता है इरिटेशन में, उन डिससैटिस्फैक्शन में, एंगर में या फिर सैडनेस में। सो ये ना हो, इसके लिए मैं आपको एक इस अहम टॉपिक पे एक फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करके देने वाली हूँ इस वीडियो में। पूरी तरह से अच्छे से देखिए तो स्टेप बाय स्टेप आप जान सकते हैं कि कैसे आप सारी चीजें कर सकते हो। मतलब आपके डेली एक्सपेंसेस भी, खर्चे भी मैनेज कर सकते हो, आप अपने बच्चे के लिए भी सेविंग्स कर सकते हो, प्लस एट द सेम टाइम आप अपने जो भी हॉबीज है, ट्रैवल प्लान्स है या जो भी है, वो भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। पहले हम देखेंगे कि एक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड में, एक एक्सपेंडिचर में, एक बच्चा है समझो, उसकी एजुकेशन, हॉबीज, उनके सारे खर्चे ये कैसे होते हैं। तो एक इंडियन हाउस होल्ड में मंथली बजट में तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो फिक्स्ड एक्सपेंस, दूसरा है वेरिएबल एक्सपेंसेस और तीसरा है चाइल्ड रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स में आएगा आपका रेंट है, ईएमआईज है, लाइबिलिटीज जो भी आपको भरनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ग्रोसरीज है, इंश्योरेंस अगर आपने कोई फिक्स अमाउंट भरना है वो है। अगर इसमें ऐड करे जाए तो एसआईपीज भी है, म्यूचुअल फंड भी, सेविंग्स है तो भी हो जाता है। वेरिएबल है समझो, उस पर आपका कंट्रोल है कि कैसे मैनेज करना है। तो फेस्टिवल्स है, ट्रैवल प्लान्स है, एंटरटेनमेंट है, कोई भी हेल्थ केयर का कोई स्पेसिफिक, मतलब जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, आप कोई नेचुरल ट्रीटमेंट्स आप लेना चाहते हो जो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। फिर कोई कोई उसमें वेरिएबल अमाउंट्स भी रहते हैं, जैसे कि पीपीएफ में कितना अमाउंट भरना है, कितना नहीं भरना है, कभी कम भरो, कभी ज़्यादा भरो, तो ये वेरिएबल आप रख सकते हैं। और तीसरा होता है कि चाइल्ड के स्पेसिफिक एक्सपेंसेस होते हैं, जो स्कूल फीस हो, बेसिक बुक्स, ट्यूशंस, हॉबीज़, एक्टिविटीज़ है। हॉबीज़ एक्टिविटीज़ में भी आप अलग-अलग चीज़ें हो सकती है, स्पोर्ट्स है, आर्ट्स क्राफ्ट है, रोबोटिक्स सीखना है उसको, म्यूजिक डांस क्लास है या कोई भी कॉम्पिटिशन्स उसको अटेंड करने हैं। तो ये सारी चीजें आते हैं नॉर्मल मंथली बजट्स में। इसमें कई और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं एज पर हाउस होल्ड नीड। ये कुछ लिस्टेड आउट है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल मैंने एक लिस्ट बनाई है। अभी हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि एक बच्चा अगर आप चाहते हो तो उस पे कितने खर्चे होते हैं टोटल उसकी लाइफ 0 to 21 ईयर्स के बीच में। समझो वो बच्चे को आप 21 साल तक सपोर्ट कर रहे हो पूरी तरह से, तो उसको क्या क्या खर्चे आते हैं। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि 21 साल के ऊपर भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम बेसिक 21 साल तक का देखते हैं। तो डिलीवरी है बच्चे की पहले, तो फिर बेबी गियर्स है, बेसिक हॉस्पिटल्स, वैक्सीन, डायपर्स, प्रैम, उसके अरेंजमेंट्स है घर में, वो लगभग जाते हैं 4.8 to 6 लाख तक। डे केयर है, अगर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो उसमें 2-2.5 लाख या उससे भी ज्यादा पर मंथ आपका 12-13 हजार, 16 हजार तक का खर्चा हो जाता है। स्कूलिंग है उसकी तो 10 to 30 लाख हम पकड़ के चल सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल है तो कम लगेगा, प्राइवेट है तो थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, इंटरनेशनल स्कूल में डालना है तो और एक्स्ट्रा चार्जेस है। ट्यूशन कोचिंग है 5 to 25 लाख पकड़ के चलिए।
तो ऑप्शनल अभी नहीं है, कई बार आपको करना ही करना होता है। फिर आते हैं कॉलेज। कॉलेज का एजुकेशन उसका 8 से 25 लाख, 8 टू 25 लाख पकड़ के चलिए। इंजीनियरिंग करना है, कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, जो भी है, तो उसके कई सारे खर्चे होते हैं। 1 करोड़ तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, अगर आपने इंटरनेशनल उसको कई दूसरे कंट्री में भेज के अगर आपको उसको सिखाना है तो। हॉबीज एक्टिविटीज हो गए पूरे लाइफ स्पैन में, 0 to 21 ईयर्स के जो पार्ट है उसका, उसमें हॉबीज एक्टिविटीज पकड़ के चलो 5 से 15 लाख, मतलब कई और एक्स्ट्रा हॉबीज उसने कर लिए, कई ट्रैवलिंग कर लिया, उसका ग्रुप कॉम्पिटिशन है, जो भी है। फूड, क्लोथिंग, हेल्थ केयर उसका 15 से 20 लाख बेसिक एक्सपेंडिचर लिया है उसमें। कई बार ज्यादा भी हो सकता है, कुछ केसेस में कम भी हो सकता है। लाइफस्टाइल, अगर उसके गैजेट्स है, पार्टीज है, ट्रिप्स है, तो उसके 10-15 लाख पकड़ के चलो। साल के 50-60 थाउजेंड तो खर्चा होता ही है। अगर पेरेंट्स वर्किंग है तो कई बार डोमेस्टिक हेल्प लगता है, नैनी लगती है, मतलब कोई उसके साथ बेबी सिट करने के लिए कोई चाहिए, तो 20 से 80 लाख, 20,000 से 80,000 तक का महीने का खर्चा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पर्सन यू आर हायरिंग फॉर दैट जॉब। तो ये थी बेसिक उसके ब्रॉड एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट। तो एक जस्ट अंदाजे के लिए हमने लिया हुआ है, नॉट नेसेसरी कि ये स्पेसिफिक यही होने वाला है, बट इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपको ये सारे स्कूलिंग और इसके खर्चे आपको एक लिस्ट मिल जाए, तो आप भी आपके साइड से उसमें ऐड लेस कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बेसिक लाइफस्टाइल भी अगर आप पकड़ के चलो तो भी बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए आपको 45 लाख तक का प्रोविजन करना जरूरी है। सेकेंड है, अगर उसकी प्राइवेट स्कूल है, मतलब ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, तो फिर उसका खर्चा हो जाएगा 80 लाख टू 1.5 करोड़ तक। और उसके ऊपर अगर आपने इंटरनेशनल स्कूल में डाला या इंटरनेशनल एजुकेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो 8 करोड़ तक की ये रकम जा सकती है। इसके अलावा भी कई एडिशनल एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे कि आपको चाइल्ड फ्रेंडली लोकेलिटी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स को जो अभी का घर है वो छोड़ के किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड है खेलने के लिए, कई और बच्चे हैं तो वो उसके साथ सोशलाइज कर पाएगा। तो सोसाइटी है, उधर कई इवेंट्स होते हैं, तो सोशलाइजेशन के हिसाब से, बच्चे के ग्रोथ के हिसाब से आपको वहां पे शिफ्ट करना होता है। सेकेंड है कि कुछ केसेस में ऐसे भी होते हैं कि बच्चे के लिए हेल्थ इश्यूज होते हैं अर्लियर स्टेजेस में, या हमेशा के लिए भी उसको हेल्थ सपोर्ट लगता है, तो स्पेशल चाइल्ड है या कुछ और चीजें हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोविजन भी करनी पड़ सकती है। और जैसे मैंने बोला कि इंटरनेशनल एजुकेशन अगर आप प्लान कर रहे हो, अब्रॉड कहीं उसको भेजना है, तो 2 से 8 करोड़ तक का आप बजट पकड़ के चलो। तब अभी से लेके अगर आप प्लान कर रहे हो तो, अभी नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे कि अब आपका बच्चा हुआ है तो उसको 21 ईयर्स के बाद की जो एक्सपेंडिचर अमाउंट होगी वो 8 करोड़ तक जा सकती है। जस्ट इमेजिन कि अभी आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे बच्चा चाहिए, तो आपको किस प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से चलना पड़ेगा, कैसी फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस आपकी होनी चाहिए। तो एक तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि स्टार्ट सेविंग अर्ली। तो अगर आप इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, आपको चाहिए कि मुझे फैमिली ग्रो करनी है, तो इसमें आपको अर्ली प्लानिंग बहुत जरूरी है। स्टार्ट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट अर्निंग। दूसरी चीज है कि SIPs करना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हो तो मंथली भी अगर मैं एक 15,000 का SIP कर लेते हैं, तो 20 साल में लगभग 75 लाख तक की अमाउंट मेरी जमा हो सकती है विद ऑल द ग्रोथ एंड एवरीथिंग। अभी इसमें ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन है, जैसे मैंने 45 लाख का एक अमाउंट बताया था, तो 45 लाख के हिसाब से अगर आप इन्फ्लेशन 6% या इसके लगभग पकड़ के चले, तो फिर ये अमाउंट हो जाएगा 1.5 करोड़, नॉट जस्ट 45 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट है, चीज आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट एक ही चीज में रखेंगे, जैसे कुछ कंजर्वेटिव होते हैं तो FDs में रख देंगे, तो इट्स नॉट गुड। तो डाइवर्सिफाई करना है, कुछ अमाउंट FDs में, कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में, कुछ इक्विटीज में, कुछ PPF में, कुछ इंश्योरेंसेज में, या ऐसा कोई रिटायरमेंट टाइप का प्लान है, या अभी जैसे कि सुकन्या समृद्धि है, इफ इट्स अ गर्ल चाइल्ड, ये आप ऑप्ट इन कर सकते हो। कुछ लोगों को एक आदत होती है कि इनकम जैसे इंक्रीज होता है वो खर्चे बढ़ाते हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि इनकम जैसे ग्रो होती है आप इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाओ। ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस प्रपोर्शन में खर्चे मत बढ़ाओ, लेकिन उस प्रपोर्शन में पहले इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ, फिर जो बचता है उसमें आप खर्चा कर सकते हो। इनकम इंक्रीज शुड टर्न इनटू मोर इन्वेस्टमेंट्स प्रोपोर्शनेटली। अगर आप पहले 20% आपकी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अभी आपका इनकम ग्रो कर रहा है, समझो 1 लाख पहले था, अभी 2 लाख हुआ है पर मंथ, तो उसी प्रोपोर्शन में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे पहले 20,000 करते थे, तो अभी कम से कम 40,000 आपको करनी है। तो
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल कुशन होना बहुत जरूरी है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। तो कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, वो नॉट नेसेसरी कि मेडिकल ही इमरजेंसी हो, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए कम रेट में, तो आपको लेनी है अभी, तो उसके लिए भी आपको एक फंड होना जरूरी है। तो ये फंड आपका इमरजेंसी फंड के हिसाब से हम पकड़ के चलते हैं, वो होना चाहिए, वो बफर, वो कुशन होना चाहिए। और फाइनली फाइनेंशियल प्लान्स नीड टू शिफ्ट इफ देयर इज शिफ्ट इन द चाइल्ड्स गोल। समझो 10 साल का हो गया बच्चा और आपको समझ में आया कि इसमें इसमें तो बहुत ज्यादा सिंगिंग का टैलेंट है या इसको स्पोर्ट्स में डालना है, और स्पोर्ट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लगती है, तो उस हिसाब से आपको उस वक्त आपका फाइनेंशियल गोल भी चेंज करना पड़ेगा। तो गोल्स, बेसिक गोल्स आप फिक्स रख सकते हो, लेकिन समटाइम्स गोल्स में नीड टू शिफ्ट, द फाइनेंशियल अमाउंट्स दैट यू नीड टू इन्वेस्ट ऑल्सो नीड टू शिफ्ट। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर में हम एक कपल का एग्जाम्पल लेते हैं, उस हिसाब से उनका फाइनेंशियल रोड मैप तैयार करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर देखेंगे ये पूरी चीजें, तो आपके केस में भी कैसे आपको फाइनेंशियल रोड मैप डिजाइन करना है ये आप समझ सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि यही सब फॉलो करना है, पर एक एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं और खुद का भी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, आप आपके रिटायरमेंट में भी फंड्स जमा कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, एक कपल है जो पुणे में है और उनका अर्निंग्स ऐसा है कि हस्बैंड 1 लाख कमाता है, वाइफ 60,000 कमाती है। तो एक बेसिक एवरेज लाइफस्टाइल के हिसाब से हम पकड़ के चलते हैं कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। उनका कोई घर नहीं है अपना, वो अभी रेंट पे रहते हैं। प्लस वो सोच रहे हैं कि अभी हम 27 ईयर्स के लगभग है दोनों, तो 1 डेढ़ साल में या 2 साल में हम डिसीजन ले लेंगे कि हमें एक बच्चा चाहिए। तो उनके प्लानिंग में है कि अभी वी शुड मूव अहेड। तो हमको क्या करना है, अभी इनके लिए एक फाइनेंशियल प्लान हम डिजाइन करने वाले हैं, जिससे कि वो अपने नॉर्मल मतलब इमरजेंसी भी मैनेज करे, इमरजेंसी फंड बना के रखे। सेकेंड है कि बच्चे की परवरिश अच्छे से हो, तो वो फाइनेंशियल रोड मैप क्लियरली डिफाइन करके अमाउंट जमा कर सके। तीसरी चीज है कि उनके रिटायरमेंट के लिए भी वो सफिशिएंट अमाउंट जमा कर सके, और एट द सेम टाइम दे ऑल्सो मीट देयर रेगुलर एक्सपेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मन करे कि कहीं घूमने जाना है तो नहीं जाना है, सिर्फ सेविंग ही करना है, या मुझे कोई पर्टिकुलर चीज लेनी है घर के लिए, टेलीविजन लेना है बड़ा वाला, तो मैं ना लूं। तो ऐसा होते जाएगा तो फिर जीने का मजा भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये सारे बैलेंस भी करना जरूरी है। तो रेगुलर एक्सपेंसेस, हॉबीज, उनके खुद के खर्चे, लाइफस्टाइल के खर्चे, ये सारे भी उनको मैनेज करने हैं इसी अमाउंट में। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या वो सरवाइव कर सकते हैं या नहीं, बच्चे के लिए सफिशिएंट जमा कर सकते हैं इस रकम से या नहीं, हम देखेंगे। तो एक तो पहली चीज देखते हैं कि उनका कंबाइंड टेक होम इनकम हम देखते हैं कि 1,60,000 पर मंथ हमने पकड़ के चलते हैं। तो ये बेसिक हमने अज्यूम किया है। सेकेंड है करंट एज उनकी 27 ईयर्स है, सो 33 ईयर्स है उनके रिटायरमेंट के लिए, 60 ईयर्स का रिटायरमेंट पकड़ के चलो। 1 साल के बाद चाइल्ड का प्लान है, तो फर्स्ट एक्सपेंडिचर जो उनका स्टार्ट होगा, बच्चे के साथ वाला एक्सपेंडिचर, वो उनके एज 28 में स्टार्ट होगा। तो उनके पास ये 4 चीजों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। एक चीज है कि उनका इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है हमको 9 से 12 लाख का बफर। सेकेंड है उनका बच्चे का जो एक्सपेंडिचर है 0 to 21 ईयर्स वाला, वो अज्यूमिंग 45 lakhs बेसिक अमाउंट हम अज्यूम करते हैं, और इन्फ्लेशन पकड़ के वो हो जाएगा 1.2 CR, समवेयर अराउंड दैट। तो ये अमाउंट उनको जमा करना है। तीसरा है रिटायरमेंट के लिए उनके पास 6 करोड़ कम से कम होने चाहिए बाय द टाइम दे आर 60। और फाइनली उनके डेली जो खर्चे हैं वो अच्छे से मैनेज हो। तो ये सारी चीजें हमको अभी प्लान करनी है। लेट्स सपोज उनके पास अभी 2 साल है बच्चे का जन्म होने के लिए, तो उनका टोटल इनकम कितना है, हमने पकड़ा था 1.6 lakhs पर मंथ, दोनों का मिला के, हस्बैंड वाइफ का मिला के। तो उनका टोटल अमाउंट हो गया 38.4 lakhs। तो इसमें से हमको एक बफर फंड बाजू में रखना है 2 साल में कम से कम 10 लाख। तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। हर साल 2 साल में, एक साल हर साल उन्होंने 5-5 लाख भी जमा किया, विच इज वेरी इजिली डन। वो हो सकता है 10 लाख का कॉर्पस वो बना सकते हैं बाय द टाइम द बेबी इज बॉर्न। ठीक है। तो ये अमाउंट उनको कैसे रखना है, अभी लिक्विड फंड्स में, कोई पीपीएफ में मत डालो, बिकॉज पीपीएफ में डाल दिया तो वो विड्रॉ नहीं हो सकता। तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी का खर्चा है, तो ये सारी चीजें, या मेडिकल ट्रीटमेंट्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो ये सारी चीजों के लिए वो बफर नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो 10 lakhs का अमाउंट आपको लिक्विड फंड्स में रखना है। एफडीज या कोई भी और लिक्विड फंड भी चलेगा।
अभी 1 करोड़ बच्चे के लिए कैसे जमा करना है? तो सिंपल सी बात है, इसी सैलरी में से जो भी सैलरी स्ट्रक्चर अभी है, हम अज्यूम करते हैं यही सैलरी स्ट्रक्चर है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा वो तो अलग चीज है, बट बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर ये रहेगा। तो आपको मंथली एसआईपी करना है 12,500 का। 12,500 किस हिसाब से? 12% अगर उनका ग्रोथ है म्यूचुअल फंड का, अगर कम है तो 16,000 तक उनको एसआईपी करनी पड़ेगी। 10% है समझो ग्रोथ जो भी है एसआईपी का, तो 16,000 इज सफिशिएंट। विद दिस उनका ईयरली एसआईपी या तो 1.5 लाख हो जाएगा या फिर 1.92 लाख हो जाएगा। मतलब इसके आसपास लगभग 2 लाख के आसपास उनका एसआईपी मैक्सिमम हो जाएगा ईयरली 21 ईयर्स के लिए। तो इससे सफिशिएंट अमाउंट बच्चे के लिए जमा हो सकता है। धीरे धीरे उसमें से खर्चे भी वो कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से उसका जो भी 1 CR का जो खर्चा है पूरे लाइफ, मतलब वो टाइम स्पैन की जो पेरेंट्स को सपोर्ट करना है फुल्ली उस बच्चे को, उस टाइम स्पैन के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज उनका खुद का प्लानिंग। 6 करोड़ का उनका हमने टारगेट फिक्स किया है, तो उनको एसआईपी कितने का करना पड़ेगा? 33 ईयर्स हमने पकड़ा था रिटायरमेंट की एज तक, तो उनको बेसिक एसआईपी करना पड़ेगा 18,000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम के ग्रोथ से। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट किया 12% के हिसाब से, तो sufficient corpus of 6 crores can be got at the time of retirement, which is good enough। मतलब अभी अगर उनके खर्चे समझो 1 लाख है दोनों के पर मंथ, तो उस वक्त इन्फ्लेशन के हिसाब से उनके खर्चे हो जाएगा 3 लाख पर मंथ। 3 टाइम्स जो भी अभी है उनके खर्चे हो जाएंगे। तो अगर उनको रिटायरमेंट के वक्त सफिशिएंट फंड्स सिक्योर करने हैं, तो 6 करोड़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पास होना। तो ये क्लियर कट गोल है, और आप एसआईपी में डालोगे पैसे तो आराम से हो जाएगा ना। उनका एक रफ मंथली बजट हम अगर देखते हैं, तो उसमें आ जाएगी रेंट 2 BHK का, समझो पुणे या ऐसे कोई एरिया में अगर 2 BHK लेते हैं बेसिक अच्छे से कम्युनिटी एरिया में या बेसिक एरिया में लेते हैं, तो उनका 30,000 है। हाउस होल्ड प्लस ग्रोसरीज उनका खर्चा हो जाएगा 20,000 पर मंथ। यूटिलिटीज इंटरनेट मोबाइल 6,000। ट्रांसपोर्ट का खर्चा जाने आने का हम पकड़ के चलते हैं 8,000। इंश्योरेंस उनका 8,000। 2 साल तक बेबी बच्चे का खर्चा डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा 20,000। ओके, डे केयर या नैनी का उनका फैसिलिटी है तो 20,000 पर मंथ, मतलब अपर एंड पे पकड़ के चलो 20,000 है। मिसलेनियस कोई भी एक्सपेंडिचर्स है या उनका पेरेंट्स पे कोई उनको पैसे देने हैं या फेस्टिवल्स में कुछ खर्चे होते हैं, तो ये 10,000 के आसपास हम पकड़ के चलते हैं। और टोटल एक्सपेंस उनका हो जाएगा 1,22,000। सेविंग्स के लिए बचते हैं 38,000। तो लेट्स सी कि ये 38,000 उनका जो एसआईपी का हमने प्लान किया हुआ है उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो 38,000 जो एसआईपी का हमने प्लान किया था उसके लिए अमाउंट सफिशिएंट है कि नहीं। तो देखो, अगर आप याद है आपको पिछली स्लाइड में मैंने बोला था कि लगभग उनको बच्चे के लिए 12,500 इन्वेस्ट करना है या मैक्सिमम 16,000 तक भी इन्वेस्ट किया तो भी हम पकड़ के चलते हैं 16,000। उनके खुद के लिए उनको एसआईपी करना था 18,000। सो टोटल मिला के 16 प्लस 18 उनको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं जो इस 38,000 में आराम से बैठते हैं। सो जस्ट 34,000 उनको इन्वेस्ट करने हैं। 38,000 इनफैक्ट बचते हैं, 4,000 बफर है, वो भी वो चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करें ये उनका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन ये भी एक लगभग बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है कि इमरजेंसी अगर फंड आप क्रिएट कर रहे हो तो सेफ्टी चाहिए, आपको इंस्टेंट एक्सेस चाहिए, तो एफडी और लिक्विड फंड में ये पैसे जमा करने हैं। 0 to 15 ईयर्स चाइल्ड के लिए इक्विटी फंड्स फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप हो, जहाँ पे 12 to 14% लॉन्ग टर्म का उनका ले सकते हैं। 15 से 18 साल आप फिर से डेट या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में आप अमाउंट डाल दो, क्योंकि वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसके कॉलेज के लिए वो फीस जमा हो जाएगी, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। 18 से 21 साल तक उसका एफडी और डेट फंड में शिफ्ट करना है, नो रिस्क एट ऑल, क्योंकि यहाँ वो पैसे आपको निकाल के उसके ऊपर खर्चे करने हैं। पीपीएफ आप स्टार्ट कर सकते हो 1.5 लाख पर एनम के हिसाब से। 15 साल का लॉक इन होता है, टैक्स फ्री होता है, तो ये बहुत अच्छे से आप ले सकते हो अगर आपको फीस के लिए उसके अमाउंट जमा करना है। सुकन्या समृद्धि योजना है तो ये भी इसका लाभ आप उठा सकते हो 1.5 लाख पर ईयर के हिसाब से अगर आपकी बेटी हो तो उसका टैक्स फ्री है, 8.2% इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट बैक्ड है, तो सेफ एंड सिक्योर है। रिटायरमेंट के लिए आप एनपीएस है, ईपीएफ है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, ये सारी चीजें आप बेनिफिट ले सकते हो। टर्म प्लस हेल्थ इंश्योरेंस लिया, समझो टर्म इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ऑनलाइन लिया, टर्म इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर लिया, तो ये जरूरी है क्योंकि हेल्थ एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो
जिनको अलग से हेल्थ के लिए बाजू में पैसे रखना नहीं पॉसिबल, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस विल बी अ मेजर एडवांटेज। तो ये था कॉमर्स ज्ञान की तरफ से आपके लिए कुछ फाइनेंशियल रोड मैप का प्लानिंग। तो ये आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। तो ये माइलस्टोन आप इजीली खुशी से क्रॉस कर सको, उस बच्चे को अच्छे से वेलकम कर सको और उसके लिए प्रोविजन बना सको, ताकि आगे चल के ना आपको दिक्कत हो ना उसको प्रॉब्लम हो। तो ये फाइनेंशियल रोड मैप आपको बहुत काम आ सकता है। तो होपफुली ये सारे टिप्स आपको यूजफुल हो जाए, आपके आगे की जर्नी में वो स्मूथली आपकी जर्नी हो जाए। कॉमर्स ज्ञान पे मैं आगे भी ऐसे कई सारे चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, आपके साथ ये फाइनेंशियल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो आप कॉमर्स ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि आप आगे जो भी वीडियोस में अपलोड करूंगी आपको नोटिफाई हो जाएंगी। तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉमर्स ज्ञान। थैंक यू।